अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का वाटर एंड साल्ट बैलेंस मेंटेन रखते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड साल्ट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। साल्ट में हम आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को शामिल करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन को देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कितनी ज़रूरी है। याद रखिए, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो एक खास एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं जिसके इर्द गिर्द डेफिनेटली एक खास अमाउंट ऑफ वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। सेलुलर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि सपोज आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं या मेरी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, डेफिनेटली ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है। रेड ब्लड सेल्स को अपनी शेप एंड अपने फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए एक खास एनवायरनमेंट ऑफ फ्लूइड चाहिए होती है। साल्ट एंड वाटर की एक खास एनवायरनमेंट चाहिए होती है, तब ही रेड ब्लड सेल अपनी प्रॉपर शेप के अंदर होता है और प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। ऐसी एनवायरनमेंट जिसके अंदर रेड ब्लड सेल प्रॉपरली फंक्शन कर रहा होता है उसे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि सेम एनवायरनमेंट इस सेल के अंदर की भी है और इसी सेल के बाहर की भी एनवायरनमेंट सेम है। यहाँ पर एनवायरनमेंट से मुराद वाटर एंड साल्ट बैलेंस है, ठीक है। यानी जितना वाटर एंड साल्ट यहाँ सेल के अंदर मौजूद है इतना ही बाहर मौजूद है। दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन है। इस हालत में जब सेल रहेगा तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर होगा। लेकिन अगर आप रेड ब्लड सेल को निकाल कर ऐसी इन्वायरमेंट में रखते हैं, ऐसे मीडियम के अंदर, फ्लूइड मीडियम के अंदर रखते हैं जिसके अंदर साल्ट बहुत कम है, तो क्या करेगा? आपको पता है कि वाटर हमेशा ज़्यादा साल्ट वाले एरिया की तरफ मूव करता है। गर्मियों में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, सावन के महीने के अंदर जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो नमक क्या होता है, वो नम हो जाता है, ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व कर लेता है। ये खासियत होती है साल्ट की कि साल्ट अपनी तरफ वाटर को खींचता है। होगा क्या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में? क्या होगा? यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि बाहर जो वाटर है उसमें साल्ट का बैलेंस कम है, तो डेफिनेटली सेल के अंदर साल्ट ज़्यादा मिकदार में होगा। बाहर से वाटर साल्ट वाले एरिया में मूव करने की कोशिश करेगा, यानी बाहर से वाटर सेल के अंदर दाखिल होगा। जब सेल के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली इस सेल की जो वॉल है वो रप्चर होने का खतरा होगा, बस्ट कर सकता है ये सेल। अगर आप रेड ब्लड सेल को ऐसी इन्वायरमेंट में रखेंगे जिसमें साल्ट फ्लूइड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, साल्ट कम है, तो डेफिनेटली वो वाटर सेल के अंदर दाखिल होगा और सेल फट जाएगा। डेफिनेटली हम ये नहीं चाहते कि हमारी बॉडी के अंदर ये फिनोमेना हो। इसके अलावा अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर रेड ब्लड सेल को रख दें जिसमें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जिसे हम कह सकते हैं, यानी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट है, तो क्या करेगा? इस सेल से जो वाटर है वो बाहर साल्टी एरिया की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, बदले में क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा। डेफिनेटली हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हमारे रेड ब्लड सेल इस टाइप के हो जाएं। प्रॉपर जो आइसोटोनिक या नॉर्मल सेल की जो शेप है उसके लिए ज़रूरी है कि फ्लूइड एंड साल्ट का जो बैलेंस है वो एक लिमिट के अंदर रहे। और यही इंपॉर्टेंस है ऑस्मो रेगुलेशन की कि ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट बैलेंस मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से सेल्स की जो शेप है वो सेम रहती है। एग्जांपल के जरिए हमने रेड ब्लड सेल को देखा। इसके अलावा बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो इसी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इंपॉर्टेंस की। नर्व फंक्शन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सारा का सारा आयंस पर रन कर रहा होता है। याद रखिए, जो आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। अगर आयंस की कमी होगी या ज़्यादती होगी, डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ साल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस फंक्शन। इसके अलावा मसल फंक्शन, हमारे जो मसल्स हैं याद रखिए वो कैल्शियम की वजह से और पोटाशियम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर कैल्शियम एंड पोटाशियम के अंदर बैलेंस में कोई कमी या ज़्यादती होगी तो डेफिनेटली हमारे मसल एबनॉर्मली बिहेव करने लगेंगे। मसल क्रैम्प्स एंड मसल स्पाज्म, ये वाली फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीएच बैलेंस, हमारी बॉडी का जो पीएच है वो एक बैलेंस, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच यानी कि एसिड, हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पीएच डाउन होना शुरू होगी तो एसिडोसिस की कंडीशन लगेगी। अगर कार्बोनेट आयंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस, तो डेफिनेटली एसिड एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। हम नहीं चाहते कि ये आयंस का जो बैलेंस है ये बिगड़े, इसका बैलेंस मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा
जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ऑस्मो रेगुलेशन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यानी अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा, ब्लड के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रगों के अंदर प्रेशर बिल्ट हो जाएगा। सो हाइपर टेंशन एक कंडीशन डेवलप होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर फ्लूइड का जो रेशियो है, जो हम कह सकते हैं वॉल्यूम कम हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर, तो डेफिनेटली हाइपोटेंशन एक कंडीशन हो जाएगी जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। सो डेफिनेटली हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज के अंदर मौजूद रहे। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन अपना रोल प्ले करता रहता है। सो ये हमने इंपॉर्टेंस देख लिया ऑस्मो रेगुलेशन यानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन, हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। अब जरा सा टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन को देख लेते हैं। याद रखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये सारे मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, यानी साल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन हो रहा होता है, ऐसे एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। बाहर की इन्वायरमेंट कोई भी है, बाहर पानी बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी बॉडी के अंदर का जो वाटर एंड साल्ट बैलेंस है वो एक लिमिट में होम्योस्टेसिस उसकी होती रहती है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, एक्टिवली कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड यानी वाटर एंड साल्ट की जो बैलेंस होती है उसे एक्टिवली ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्टिवली कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर एनर्जी की ज़रूरत जहाँ जहाँ पर पड़ती है तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करके वाटर के बैलेंस को मेंटेन रख रहे होते हैं। सो कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर की एनवायरनमेंट जैसी भी हो, और ये आपको वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। यानी ये जितनी भी डाइवर्स आप वैरायटी देख सकते हैं, ये आपको गर्म तरीन इलाकों के अंदर मिलेंगे, ये आपको मेरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, सहराओं में, जंगलों में, नमी वाली जगह पे, हर जगह पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये वाटर एंड साल्ट के बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं। इसके बरक्स अगर दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उन्हें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख रहे होते, बल्कि ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर, क्योंकि इनकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होती है। इसका मतलब ये है कि बाहर की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो वाटर एंड साल्ट बैलेंस है वही इनकी बॉडी के अंदर का भी वाटर एंड साल्ट बैलेंस होगा, तो डेफिनेटली इनका पानी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये ज़्यादातर आपको मेरीन एनिमल्स ही ऐसे मिलेंगे जिनकी बॉडी का वाटर एंड साल्ट बैलेंस बाहर की वाटर एंड साल्ट बैलेंस के साथ आइसोटोनिक होता है। सो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं। सो जो मेरीन वाटर का साल्ट एंड वाटर बैलेंस है वही इनकी बॉडी के अंदर का भी होता है, और ये स्टेबल एनवायरनमेंट रिक्वायर कर रहे होते हैं। यानी अगर आप इन्हें निकाल के फ्रेश वाटर में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी उसी तरीके से ढली हुई है कि वो एक ख़ास इन्वायरमेंट की रेंज को ही बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इनको कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ती, एनर्जी एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता अपनी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जो इनके साथ सूटेबल होती है। सो ये ऑस्मो कन्फॉर्मर आ जाते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स या देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है। सो फिशेस की एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि फिशेस आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, मेरीन वाटर के अंदर भी मिलेंगे। सो फ्रेश वाटर क्या होता है, डेफिनेटली नदी नालों दरियाओं का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। मेरीन वाटर जो समुद्र का पानी होता है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसे मेरीन वाटर कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश है, तो देखते हैं कि फ्रेश वाटर फिश कैसे अपनी बॉडी का वाटर एंड साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखती है। सो आपको पता है फ्रेश वाटर के अंदर क्या है, साल्ट का बैलेंस, साल्ट की क्वांटिटी कम है, पानी ज़्यादा है। फ्रेश वाटर इसीलिए उसे बोलते हैं, यानी उसके अंदर साल्ट कम है। तो यहाँ पर फिश को हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि फिश के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, यानी फिश के अंदर साल्ट ज़्यादा मकदार में बाहर की निस्बत। सो इवेंचुअली क्या होगा, जब ऐसी इन्वायरमेंट होगी जहाँ पर फिश अंदर से हाइपरटोनिक है, बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, तो डेफिनेटली वाटर साल्ट वाले एरिया की तरफ मूव करेगा। सो पैसिवली इन फिशेस की स्किन से पानी इन फिशेस के अंदर दाखिल होना शुरू होगा। तो पैसिवली एब्जॉर्ब्स वाटर एंड लूज साल्ट थ्रू स्किन, यानी पानी इनकी स्किन के अंदर से इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होगा और इनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट वगैरह है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ताकि होमियोस्टेसिस मेंटेन रहे। अच्छा, अब इनको ये हाइपरटोनिक जो एनवायरनमेंट है वो अपने अंदर मेंटेन रखनी है,
यानी इनकी बॉडी को ज़्यादा हाइपोटोनिक, ज़्यादा साल्ट और वाटर चाहिए। तो इसको मेंटेन रखने के लिए ये फिशेस क्या करती हैं, ये बहुत कम पानी पीती हैं, क्योंकि ऑलरेडी पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो ये बहुत कम पानी पीती हैं और खाना वगैरह जो खाती हैं ये फिशेस उसके साथ साल्ट वगैरह जाते हैं और उस साल्ट को स्टोर कर देती हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसके अलावा इनके जो गिल्स होते हैं, इनके जो गिल्स होते हैं वो एक्टिवली आयंस वगैरह को बॉडी के अंदर भेजते रहते हैं। यानी पानी के अंदर जो आयंस हैं वो गिल्स के थ्रू जैसे ही पानी अंदर आता है तो पानी के साथ साथ आयंस वगैरह को ये एक्टिवली यानी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ ये फिशेस क्या करती हैं, बॉडी के अंदर भेजती रहती हैं। एक्टिवली अपटेक आयंस थ्रू गिल्स अलॉन्ग विद वाटर। जैसे ही पानी गिल्स से अंदर जाता है तो एक्टिवली ये आयंस जितने भी हैं उन्हें भी अपने अंदर भेजना शुरू कर देती हैं, क्योंकि अंदर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, साल्ट वैसे जाना तो नहीं चाहिए अंदर, लेकिन ये एक्टिवली उस साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर भेजते हैं थ्रू गिल सेल्स। ओके, इसके अलावा जो फोर्थ मैकेनिज्म है वो क्या होता है कि ये जब यूरिन को एक्सक्रीट कर रही होती हैं तो वो यूरिन डाइल्यूट होता है, यानी उसमें साल्ट की अमाउंट बहुत कम होती है, वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी इनके किडनी इस तरीके से फिल्टर कर रहे होते हैं, आयंस वगैरह को दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्रेश वाटर फिशेस की या फ्रेश वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर जो एरो मैंने ड्रा कर रखे हैं, ये रेड एरो शो करता है मूवमेंट ऑफ आयंस को एंड ब्लू एरो शो करता है मूवमेंट ऑफ वाटर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये फिशेस बहुत कम पानी पी रही हैं, उसके साथ साल्ट भी अंदर आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। यहाँ पर गिल्स के जरिए पानी और साल्ट दोनों अंदर आ रहे हैं, बट ये एक्टिवली साल्ट अंदर आ रहे हैं, यानी कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये फिशेस एफर्ट कर रही हैं साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर लेने के लिए। इसके अलावा पैसिवली बगैर किसी एनर्जी के पानी इनकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है और साल्ट इनकी बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, और साथ में जो ये यूरिन एक्सक्रीट कर रही होती हैं उसके साथ साल्ट बहुत कम होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब मेरीन एनिमल्स को अगर हम देखें फिशेस को, तो ये अपोजिट मैकेनिज्म हो जाएगा, यानी मेरीन में जो मौजूद फिशेस होती हैं उनको इतनी ज़्यादा साल्टी इन्वायरमेंट, बाहर की इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा साल्टी होती है, लेकिन उन्हें चाहिए होता है कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात ना हो। तो डेफिनेटली बाहर के पानी की निस्बत इनकी बॉडी के अंदर नमकियात कम होंगी। सो इनकी बॉडी के अंदर की जो इन्वायरमेंट होगी उसे हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, यानी लेस साल्ट होगा इनकी बॉडी के अंदर। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि साल्ट बाहर से जो ओशन वाटर है वहाँ से इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा पैसिवली, यानी स्किन वगैरह से एंटर होता जाएगा, और चांसेस होंगे कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो लीक कर जाए स्किन से बाहर को। सो इस सारे मैकेनिज्म को कंपनसेट करने के लिए ये फिशेस क्या करती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं। ठीक है, ये वाली फिशेस कम पानी पी रही थी, यहाँ पर ये ज़्यादा पानी पीती हैं ताकि पानी अपने अंदर स्टोर कर सके, और पानी जैसे ही पियेंगे उसके साथ आयंस वगैरह साल्ट भी एंटर होगा। अब वो साल्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करेंगी, ये गिल्स के थ्रू साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजेंगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी एनर्जी को एक्सपेंडिचर करके एफर्ट लगा के साल्ट को गिल्स से बाहर भेजेंगे, थोड़ा बहुत पानी भी डेफिनेटली बाहर निकलेगा। सो ये अपोजिट मैकेनिज्म आ गया। यहाँ पर साल्ट को एक्टिवली एनर्जी के एक्सपेंडिचर के साथ ये फिशेस अपने अंदर ले रही थी, यहाँ पर ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल रही हैं साल्ट को। इसके अलावा ये जो यूरिन कर रही होती हैं वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं ताकि इनकी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक रह सके एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो होपफुली आपको ये दोनों कैसे समझ आ चुके होंगे। ओके, अब हम ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देखते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुश्की पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में जो रहते हैं। सो इनके अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होती है। इसके लिए कुछ मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इन ऑर्गेनिजम्स के किडनी बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व हुए होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पानी और साल्ट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर उसे फिल्टर करके पूरा करते रहते हैं। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसे निकाल देते हैं, यानी ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो यूरिया हमारी बॉडी से निकल जाता है, और साल्ट वगैरह और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है। इसके अलावा बिहेवियरल एडाप्टेशन हमारे अंदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म गर्मी में ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, दिन के वक्त ज़्यादा नहीं निकलते, ऐसा वक्त जब ठंडा हो जाए तब ये बाहर निकलते हैं ताकि पसीना वगैरह कम आए और कम वाटर एंड साल्ट ज़ाया हो। इसके अलावा वाटर रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म इनके अंदर देखने को मिलता है, यानी इंटेस्टाइन वगैरह से भी वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहता है, फीसेस हार्ड होते जाते हैं ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर मौजूद रहे, क्योंकि पानी को बॉडी के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली वाटर इनटेक, ये पानी एक्टिवली पीते रहते हैं
ठीक है, सारा दिन जब प्यास लगे पानी पीते हैं। सो एक मैकेनिज्म बना होता है, बॉडी बता देती है, सिग्नल दे देती है कि पानी की ज़रूरत है, तो ये पानी को पीते हैं ताकि एक होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। एग्जांपल ह्यूमंस आ जाते हैं, कैमल आ जाते हैं। कैमल क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर देता है, हफ्तों तक वो पानी स्टोर रहता है और उसे यूटिलाइज करता रहता है। कैंगरू रैट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है, यानी ये सराई एरिया में ऐसे चूहे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जंपें लगाते हैं, इसलिए इन्हें कैंगरू रैट कहा जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये वाटर ना भी पिए तो ये जो खुराक वगैरह खाता है उसके अंदर जो वाटर मौजूद होता है उस पर अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। सो ये हमें डिफरेंट एडाप्टेशंस देखने को मिलती हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, आज हमने क्या स्टडी किया, ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने आपको बताया होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड साल्ट को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस को हमने देखा कि सेल्स को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वाटर एंड साल्ट बैलेंस ऑप्टिमम रेंज के अंदर हो, क्योंकि अगर वो रेंज डिस्टर्ब होगी तो सेल्स या फट जाएंगे या वो श्रिंक कर जाएंगे। एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा, यानी रेड ब्लड सेल्स आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में उन्हें रखा जाए जिसमें बाहर बहुत ज़्यादा वाटर है और सोल्यूट बहुत कम है, तो वाटर इन सेल्स के अंदर इंटर होना शुरू हो जाएगा और ये सेल्स फट जाएंगे। इसके बरक्स अगर ऐसी इन्वायरमेंट में इन्हें डाला जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा साल्ट है, तो इनकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा और ये श्रिंक कर जाएंगे। यही सिनेरियो सारे बॉडी के सेल्स के साथ हमें देखने को मिलता है। नर्व फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, नर्वस सिस्टम में जितनी भी सिग्नल्स, नर्व इम्पल्स जैसे हम बोलते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए हमें आयंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस। यानी कि सोडियम बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, पोटेशियम बाहर जा रहे होते हैं, सॉरी सेल के अंदर आ रहे होते हैं और पोटेशियम बाहर जा रहे होते हैं, और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। सो अगर साल्ट का आयंस का बैलेंस वेरी करेगा तो डेफिनेटली नर्व इम्पल्स में कोई फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। मसल फंक्शन में कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इनकी रेशियो डिफरेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स हमें देखने को मिलेंगे। पीएच बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया हमारी बॉडी तो इस कंडीशन को एसिडोसिस बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक आयंस मौजूद हो गए तो एल्कलोसिस की कंडीशन लगती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए वाटर एंड साल्ट का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हो, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा साल्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली पानी ब्लड के अंदर शामिल होता जाएगा तो हाइपर टेंशन की कंडीशन लगेगी। इसके बरक्स अगर हम साल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी ब्लड से जो वाटर है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन लगेगी। फिर टाइप्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन का हमने देखा है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर कहा जाता है। उनकी बॉडी का इंटरनल जो वाटर एंड साल्ट बैलेंस होता है वो होम्योस्टैटिक रेंज के अंदर रहता है, बाहर चाहे जो भी इन्वायरमेंट हो। इसके बरक्स बाहर की जो इन्वायरमेंट है उससे जब उन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी का वाटर बैलेंस बाहर की इन्वायरमेंट से मैच कर जाए तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल मेरीन वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की आ जाती हैं, जैसे कि जेलीफिश एंड सी एनिमल। फिर हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर वर्सेस मेरीन एनिमल्स को देखा। फ्रेश वाटर में मैंने आपको बताया कि जो मछलियां होती हैं उनके अंदर की इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होती है, यानी साल्ट बैलेंस अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बाहर से पानी जो है इनकी स्किन से इनकी बॉडी के अंदर आता रहता है। इसके अलावा साल्ट इनकी बॉडी से लॉस होते रहते हैं। सो इसको कंपनसेट करने के लिए ये क्या करती हैं, कम से कम पानी पीती हैं और आयंस को गिल्स के जरिए अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवली ले रही होती हैं, यानी एनर्जी एक्सपेंडिचर करके, और डाइल्यूट यूरिन को एक्सक्रीट कर रही होती है। इसके बदले में मेरीन फिशेस क्या करती हैं, इनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो होती है वो हाइपोटोनिक होती है, यानी साल्ट की अमाउंट कम होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली इनकी बॉडी से वाटर लॉस होने के चांसेस होते हैं और साल्ट इन होता रहता है, और ये इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं और एक्टिवली आयंस को बॉडी से बाहर भेजती रहती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन यानी ज़्यादा साल्ट वाला यूरिन एक्सक्रीट करती हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट सेम रहे। टेरेस्ट्रियल एनिमल को हमने स्टडी किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं कि इनकी किडनी हाईली मॉडिफाई होते हैं, बिहेवियरल एडाप्टेशन होती हैं, दिन के वक्त ये धूप के वक्त बाहर नहीं निकलते और वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। इनकी इंटेस्टाइन वगैरह से भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये पानी पीते हैं। एग्जांपल में ह्यूमंस, कैमल्स और कैंगरू रैट को हमने स्टडी किया। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।